गाड़ी में बैठे बैठे मधु की तबीयत बिगड़ रही थी। उसे अचानक से उल्टी आ रही थी। अनिमेष, मुझे उल्टी सी आ रही है। उल्टी? लेकिन क्यों? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। चुप रहो, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब। मधु को सच में उल्टी आने लगी। उसने पानी पिया, दवाई खाई, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही गई। तभी उसने महसूस किया कि वो किसी चीज के ऊपर बैठी हुई है। अरे ये क्या है? ये फूल यहाँ कहाँ से आया? मधु को सीट पर से एक सूखा हुआ फूल मिला। अनिमेष ने कहा, अरे शादी का फूल होगा। नहीं, ये शादी का फूल नहीं है, ये तो सूखा हुआ है। अरे फेंक दो इसे। मधु ने फूल बाहर फेंक दिया और तुरंत उसकी तबीयत ठीक हो गई। कमाल है, फूल फेंकते ही मुझे और उल्टी नहीं आ रही है। ये कैसे हो गया? काला जादू है क्या? काला जादू? मधु, ये तुम्हारे मन का वहम है। काला जादू बोल के कोई चीज नहीं है। कल रात को ही अनिमेष के साथ मधु की शादी हुई थी। मधु अनिमेष के साथ ससुराल जा रही थी, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं हुई कि एक सूखा फूल उसकी सीट पर कहाँ से आया और उस फूल को फेंक देने से उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। मधु ससुराल पहुँच गई। ससुराल में उसकी सास बिमला आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आओ बहू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रणाम माँ जी। बिमला ने मधु की आरती उतारी, लेकिन तभी अचानक से मधु के पल्ले में आग लग गई। अरे बाप रे, आग आग, बचाओ बचाओ। अरे ये क्या? आग कैसे लग गई? बेटा पानी ला, पानी ला। अनिमेष दौड़कर पानी लाया और पानी से आग बुझ गई। ये तो घोर अमंगल है। अभी तक घर में घुसी तक नहीं और पल्लू में आग लग गई। मधु ने देखा उसकी ननद पल्लवी दूर से ये सब कुछ देख रही है। वो चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं। मधु ने पूछा, अनिमेष, पल्लवी की आंखें लाल क्यों हैं? अरे उसे कुछ बीमारी है, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दिमागी बीमारी है शायद। मधु को कुछ अजीब लगा। पल्लवी ने ना मधु से बात की और ना ही वो मधु के पास आई। अनिमेष का घर मधु के घर से बहुत दूर था। अनिमेष के गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। पूरा गांव सुनसान था, घर टूटे हुए थे। इस गांव में घुसने के बाद से बहुत अजीब लग रहा है सब कुछ। और अनिमेष का घर भी कितना अजीब है, जैसे कि मेरे पीठ पीछे कुछ चल रहा है। और ये पल्लवी तो बड़ी अजीब है, कहीं यही तो नहीं कर रही है काला जादू। मधु को पल्लवी पर शक हुआ। रात को मधु सबके साथ खाना खाने बैठी। बिमला ने एक कटोरी में मधु को दाल दिया। ये लो बहू, दाल खा लो, मैं बहुत अच्छी दाल बनाती हूँ। धन्यवाद माँ जी, आप खुद खाना बनाकर मुझे खिला रही हो, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। कोई बात नहीं बेटी, जल्दी से दाल खा ले। मधु एक चम्मच से दाल उठाकर खाने ही जा रही थी, तभी उसने देखा कि पूरी दाल लाल हो गई, जैसे कि कटोरी में दाल नहीं किसी का खून हो। आह, ये क्या है? मधु ने चम्मच फेंक दिया। तभी पल्लवी जोर से हंस पड़ी। पल्लवी को हंसते हुए देखकर मधु के रोंगटे खड़े हो गए। मधु कुर्सी से उठने गई और अभी उसका पैर टेबल के नीचे लग गया और वो गिर पड़ी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज के दिन मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ अनिमेष, इस घर में कोई काला जादू कर रहा है। अरे मधु, ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं, बहू को अगर ऐसा लग रहा है तो कल मैं प्रभु जी को बुलाती हूँ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये प्रभु जी कौन है? एक साधु है, सिद्ध पुरुष है मेरे प्रभु जी, उन्हें सब पता है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मधु अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो अपने मन में सोचने लगी, आखिर इस घर में ऐसा क्या है? कुछ अजीब है ये घर। अनिमेष शादी से पहले मुझे कभी घर नहीं लाया। मधु और अनिमेष 1 महीने पहले ही मिले हैं। पहली बार मिलने के बाद ही उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। मधु ने बार बार कहा था कि शादी से पहले एक बार मुझे घर ले चलो, लेकिन अनिमेष मना करता रहा। और आज मधु को सब कुछ अजीब लग रहा है। बीच रात को वो बिस्तर से उठकर बालकनी में जाती है, तभी पीछे से उसे कुछ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ती है और डर के मारे उसका गला सूख जाता है। तो तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो देखती है कि पल्लवी उसके सामने खड़ी है। मधु, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ कभी मत आना। मतलब तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? सुबह से तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रही हो, कहीं तुम ही तो काला जादू नहीं कर रही हो सुबह से? नहीं मधु, मैं नहीं, मुझे वो सब नहीं आता। ये तो माँ और भैया का काम है। मैं उन लोगों को मना करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनते नहीं है, इसीलिए दवाई खिला खिलाकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। तुम्हारे पहले भी यहाँ और लड़कियां आ चुकी हैं। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब मेरी माँ और मेरे भैया एक साधना कर रहे हैं। वो दोनों अमर होना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें 5 औरतों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। 4 को वो मार चुके हैं। तुम आखिरी हो, इसीलिए तो कल उस साधु को बुलाया है माँ ने। डर के मारे मधु कांपने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुम्हें बदमाश समझ रही थी। ऐसा ही होता है, बुरे लोग अच्छा होने का ढोंग करते हैं, इसीलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो क्या करूं? मैं अगर अभी यहाँ से भाग भी गई तो अनिमेष मायके जाकर मुझे फिर से ले आएगा। हाँ ये बात तो है, माँ और भैया को रंगे हाथों पकड़ना होगा। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मेरा दोस्त पुलिस में है, मैं उसे खबर कर देती हूँ, बाकी कल देखा जाएगा। मधु बहादुर थी, उसने अपने पुलिस दोस्त को मैसेज कर दिया और चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह वो साधु घर में आया। बिमला, तो यही है तुम्हारी बहू? यही है वो।
प्रणाम साधु बाबा। जीती रहो। चलो अब पूजा में बैठते हैं। अनिमेश, तुम वो स्पेशल अगरबत्ती लाए हो ना? हाँ प्रभु जी। उसे जला दो और मधु के अलावा सभी नाक में कपड़ा बांध लो। ऐसा क्यों साधु बाबा? यही इस पूजा का नियम है। लेकिन मधु को पहले से सब कुछ पता था। पल्लवी ने उसे सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मधु ने पहले से ही अपनी नाक में रुएं भर रखी थी। वो मुंह से सांस ले रही थी। सभी पूजा में बैठ गए और अनिमेश ने अगरबत्ती जला दी। इसमें बेहोश करने वाली दवाई मिलाई गई थी। मधु को वो भी पता था। अब मुझे बेहोश होने की एक्टिंग करनी होगी। मधु आंखें बंद करके सो गई। सभी ने सोचा कि वो बेहोश हो गई है। ये लड़की तो बड़ी कमजोर निकली, इतनी जल्दी बेहोश हो गई। चलो अब इसकी बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने के लिए तीनों ने मिलकर मधु को तैयार किया। साधु बाबा हाथ में तलवार लेकर गर्दन काटने ही वाले थे कि तभी वहां पुलिस आ गई। रुक जाओ, तलवार फेंक दो, ये वो अंडर अरेस्ट। अरे यह पुलिस कहाँ से आ गई? इन्हें खबर कैसे मिली? मैंने खबर दी थी साधु बाबा। अब आप सबका भांडा फूट गया है। तीनों रोने धोने लगे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। थैंक यू मधु, थैंक यू पल्लवी। तुम दोनों की वजह से आज ये तीनों पकड़े गए हैं। अब इनको कभी नहीं छोड़ेंगे बाहर। जेल में बैठ के सड़ेंगे ये लोग। मधु की जान बच गई। मधु पल्लवी को डॉक्टर के पास ले गई और धीरे धीरे पल्लवी ठीक हो गई। मधु और पल्लवी एक साथ रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।